कोनिचिवा भाई लोग। तो कैसे हो तुम लोग? वैसे मैं बोल दूं कि मैंने हिंदुस्तानी ओटाको का चैनल हैक नहीं किया है। मैंने बस ये वॉच टाइम के लिए किया म्यूजिक है। तो यार वो बोल ना जाए तब तक वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रुको जरा, सबर करो। तो हेलो एनिमे ओटाकू, तो कैसे हैं आप लोग? वेल दोस्तों, यार आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज हमारे साथ कोलैबोरेशन करने वाले हैं डैश लाइब्रेरी भाई। तो यार उनको मैं बहुत बड़ा थैंक्स करना चाहूँगा कि आज वो मेरे साथ कोलैबोरेशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा ही यूनिक है। आज हम बात करेंगे एनिमे मोमेंट विच मेड अस क्राई। जी हाँ, तो वैसे डैश लाइब्रेरी भाई ने कह दिया है कि मैं सस्ता वॉच टाइम चूज़ता हूँ स्टार्ट के इंट्रो के पहले का, तो इन्होंने बता ही दिया है काला। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एरमिन स्मिथ, वन ऑफ द बेस्ट सोल्जर ऑफ ऑल टाइम। एक ऐसा कैरेक्टर जिसके बिना स्काउट रेजिमेंट आज इधर पहुंचता ही नहीं। अगर बात करें लीवाई और मिकासा की, तो ये लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं, क्योंकि ये लोग एकरमैन्स हैं और एकरमैन के फैमिली पहले से ही ताकतवर होते हैं। उनके खून में ही ताकत भरी होती है और एरन के पास जो ताकत है वो उसकी नहीं, अटैक टाइटन का ताकत है। पर अगर बात करें एरमिन स्मिथ की, तो ना ही इसके पास कोई टाइटन सेप्टर का पावर है और ना ही ये एकरमैन फैमिली से बिलोंग करता है। एरमिन जो भी था वो खुद की बदौलत से था। एरमिन ह्यूमैनिटी का वो सोल्जर था जो हारे हुए जंगबाजी को पलट देता था। उसे पता था अगर फ्रीडम चाहिए तो उनको कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये जानते हुए भी वो पीछे नहीं हटा, वो आगे बढ़ता रहा। वो ऐसा प्लान बनाता था कि कम से कम सोल्जर्स मारे जाए और वो अपने इस प्लान में हमेशा कामयाब भी रहता था। उसे बचपन में ही ये पता चल गया था कि वॉल्स के बाहर भी दुनिया है, जो कि उसको उसके पिताजी ने बोला था। पर जिस दिन उसके पिताजी ने ये बोला, उसके अगले दिन उसके पिताजी मारे गए। उसे पता था कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, उसके पिताजी की हत्या की गई थी। उसके बाद उसका गोल बन गया अपने पिताजी की बात को साबित करना। इसके बाद एरमिन एक भी बार नहीं रुका, वो आगे बढ़ता चला गया और आखिरकार एरमिन के जिंदगी का सबसे खतरनाक मिशन आया, वालमारिया को वापस से आज़ाद करने का। ये मिशन अभी तक के जितने भी मिशन हुए हैं उनसे सबसे खतरनाक मिशन था। सभी को ये रियलाइज हो गया था कि शायद वो लोग अब जिंदा वापस नहीं जा सकते। वो उसके अंदर आर्मर और कोलोसस टाइटन का खतरा और बाहर बीस्ट टाइटन का, और बीच में था स्काउट रेजिमेंट। दोनों तरफ से ही इनके ऊपर हमला हो रहा था और उसके अंदर के खतरे को एरन की टीम संभाल रहा था और एरमिन स्मिथ ने बाहर के खतरे को संभाला, बीस्ट टाइटन के ऊपर फाइनल या फिर कहे सुसाइड अटैक करके। प्लान ये था कि एरमिन स्मिथ बचे हुए स्काउट रेजिमेंट को लेके बीस्ट टाइटन के ऊपर सुसाइड चार्ज करेंगे और जब बीस्ट टाइटन सभी को मारेगा, पीछे से लीवाई बीस्ट टाइटन को मार देगा और इधर भी एरमिन स्मिथ स्काउट रेजिमेंट को सुसाइड चार्ज अटैक के लिए मना लिया। एक मोटिव भरा स्पीच के बाद एरमिन और स्काउट रेजिमेंट ने बीस्ट टाइटन के ऊपर सुसाइड चार्ज किया। एरमिन स्मिथ का वो आखिरी डायलॉग, माय सोल्जर्स रेज, माय सोल्जर्स स्क्रीम, माय सोल्जर्स फाइट, ये आखिरी डायलॉग आज भी किसी एनिमी फैंस के रोंगटे को खड़ा कर सकता है। जिसके बाद बीस्ट टाइटन का एक पत्थर ह्यूमैनिटी के बेस्ट कैप्टन को अपने साथ ले जाता है और एरमिन स्मिथ का मौत हमारे दिल में एक सैडेस्ट मूवमेंट बन के रह जाता है। नॉर्मन डेथ फ्रॉम द प्रॉमिस नेवरलैंड। एपिसोड के स्टार्ट में आपको ड्रे ज़्यादा पसंद आएगा नॉर्मन के मुकाबले, बट यू नो दैट कि नॉर्मन आखिरी तक जाते जाते आपका वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर बन जाएगा। नॉर्मन एक ऐसा बंदा है जिसने मुझे इतना ज़्यादा रुलाया है कि मैं क्या ही बोलूँ। नॉर्मन ने मुझे इतना ज़्यादा रुलाया है, मतलब मैं बच्चों की तरह रोया हूँ। नॉर्मन को इतना ज़्यादा ग्रेट इसलिए बनाते हैं ये, क्योंकि नॉर्मन ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया ही है, लेकिन अपने दोस्तों की जान भी उसने बचाई है। नॉर्मन ने कुछ एपिसोड 2 में ही बता दिया था कि वो अपने आप को सेक्रीफाइस करेगा सबको बचाने के लिए। नॉर्मन का ये टारगेट था कि अब वो किसी को भी मरने नहीं देगा और वो सबको सही सलामत वापस उन्हें घर पहुंचाएगा, या फिर बोल सकते हो कि वहाँ से निकालेगा। जी हाँ, और दोस्तों नॉर्मन का वो जो मतलब कि कैलकुलेशन था वो इतना ज़्यादा परफेक्ट था कि वो लास्ट के एपिसोड में रे की और ईमा की इतनी ज़्यादा मदद किया था कि मैं क्या बोलूँ। और कुछ लोग नॉर्मन को नियर से कंपेयर करते हैं, तो मैं बता दूं भाई, नॉर्मन
बहुत ज़्यादा स्मार्ट है नियर के मुकाबले। जी हाँ, नॉर्मन नियर से एज में पहले ही बहुत छोटा है और इतनी छोटी एज में इतनी बढ़िया कैलकुलेशन लगाना नियर की औकात के बाहर है। जी हाँ, नियर ने तो कुछ नहीं किया था। हालांकि हमें पता ही है कि मांगा में रिवील कर दिया गया है कि नॉर्मन जिंदा है। और यार ये सुन के तो यार मेरे मतलब जो दुखी के आंसू थे वो सुखी के आंसू में बदल गए। जी हाँ, इस एनिमे की इतने ज़्यादा कम एपिसोड के बाद भी ये इतनी ज़्यादा सस्पेंस तगड़ी करती है कि मैं क्या बोलूँ। और नॉर्मन से मैं इतना ज़्यादा अटैच इसलिए हूँ क्योंकि मैंने नॉर्मन की वॉइस भी दी है। तो यार आप सोच सकते हो कि नॉर्मन कितना ज़्यादा ग्रेट है। लास्ट एपिसोड में वो मरते मरते हंसते हुए गया था अपने दोस्तों के साथ। वो चाहता तो वो जिंदा रह के भी उनकी मदद कर सकता था। वेल, सीज़न 1 तो अभी ख़त्म हो चुका है। सीज़न 2 2021 में आएगा और मोरोना साला इसकी वजह से यार हम लोग को 2020 में ही पता चल जाता। वेल यार, इंतज़ार करते हैं नॉर्मन की कमबैक के लिए। वेजिटा द प्रिंस ऑफ ऑल सेयन। वेजिटा को हमने पहली बार सेयन सागा में देखा था और पहली बार इसको एज ए विलन के तौर पे दिखाया गया था। और वेजिटा इसीलिए अर्थ पे आया था ताकि वो सेंड्रॉन को ढूंढ के ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ के सेंड्रॉन को बुलाए और अमर होने का वरदान मांग पाए। पर वेजिटा अपने इस मिशन पे कामयाब नहीं हो पाया और आगे जाके हमें फ्रीजा सागा में ये पता चला कि वेजिटा अमर होना चाहता था ताकि वो फ्रीजा को मार पाए। उसका बस एक ही मोटिव था कि फ्रीजा किसी सेयन के हाथों मरे, क्योंकि फ्रीजा ने सभी सेयन्स को मार दिया था और वेजिटा इसी बात का रिवेंज लेना चाहता था। और प्रिंस ऑफ ऑल सेयन होने के नाते वो अपने हाथों से फ्रीजा को मारना चाहता था। पर जब उसने देखा कि गोकू यानी कि एक लो पजते का सेयन फ्रीजा को मारता है, तब वो खुश भी होता और दुखी भी, क्योंकि वेजिटा का मोटिव था कि फ्रीजा किसी सेयन के हाथों मरे और गोकू ने फ्रीजा को मार के वेजिटा का ये मोटिव पूरा किया। पर साथ ही साथ उसे इस बात का दुख था कि उसकी जगह एक लो कैटेगरी के सेयन ने फ्रीजा को मार दिया और तब से वेजिटा का एक ही मोटिव था गोकू को सरपास करना। इस वक्त तक वेजिटा ना ही एक विलन था और ना ही एक हीरो, वो बस एक घमंडी इंसान था जो कि बस अपने बारे में सोचता था। पर धीरे धीरे वेजिटा के कैरेक्टर में छोटे मोटे चेंजेस आने लगे और फाइनली आया माजिन बू सागा, जिधर हमें देखने को मिला माजिन वेजिटा। और ये था हमारा पुराना एविल वाला वेजिटा। वेजिटा माजिन वेजिटा बना सिर्फ और सिर्फ गोकू को हराने के लिए। और जब फाइनली वो गोकू को बेहोश करके माजिन बू से अकेले ही लड़ना चला गया, तब उसने ये रियलाइज किया कि वो शायद माजिन बू को नहीं हरा सकता। इसके बाद वेजिटा ने जो डिसीजन लिया वो देख के सभी ड्रैगन बॉल साथ ही साथ एनिमी फैंस हैरान रह गए थे। वेजिटा ने माजिन बू को खत्म करने के लिए अपने आप को ही सैक्रिफाइस कर दिया। किसी ने ये सोचा भी नहीं था, क्योंकि वेजिटा का कैरेक्टर कभी ऐसा था ही नहीं। वो बस एक घमंडी कैरेक्टर था जो कि सिर्फ अपने बारे में ही परवाह करता था। पर इस टाइम सभी को ये रियलाइज हो गया था कि वेजिटा असल में घमंडी कैरेक्टर नहीं है, उसे भी अपने परिवार की फिक्र है और वो भी अपने परिवार और सभी से प्यार करता है, बस वो दिखाता नहीं था। हालांकि आगे जाके वेजिटा जिंदा तो हो गया। हालांकि यही चीज अगर कोई दूसरा कैरेक्टर करता, यानी कि गोकू या फिर अदर कोई जी फाइटर, तो हमें दुख तो होता। पर वेजिटा के इस सीन जितना नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि वो लोग सैक्रिफाइस दे सकते हैं। पर वेजिटा जैसा कैरेक्टर अपने आप को सैक्रिफाइस कर देना, ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल था। और अभी तक जितने भी ड्रैगन बॉल के सीरीज आए हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट सैडेस्ट मूवमेंट है पूरे ड्रैगन बॉल के सीरीज का। एल डेथ फ्रॉम द डेथ नोट। इसमें कोई शक नहीं है कि डेथ नोट का जो एल है वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, लेकिन कुछ लोग का ये भी मानना है कि जब एल की डेथ हो जाती है वहीं पे डेथ नोट ख़त्म हो जाती है। एल इतना ज़्यादा स्मार्ट है जिससे हमें पता चलता है, उसने पहले ही बता दिया था एक बार में ही कि कीरा कांटो रीजन से बिलोंग करता है और उसका शक बिल्कुल सही था। और आपको पता ही होगा कि यार जो एल है वो एकदम लास्ट तक यार वो मतलब कि लाइट यागामी पे मतलब एकदम शक कर रहा था कि वही कीरा है। शक क्या कर रहा था, उसे वही लग रहा था। बट अनफॉर्चुनेट सबको यार लग रहा था कि उस टाइम की लाइट कीरा नहीं हो सकता। और फाइनली वो दिन आ गया, कीरा ने लाइट को एलिमिनेट कर दिया। और उसके बाद डेथ नोट की जो स्टोरी है वो बिल्कुल ही कबाड़ा बन जाती है। जी हाँ, नियर मतलब कि ही कांट डू द फकिंग जॉब, मतलब कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब कि वो एल को रिप्लेस तो बिल्कुल नहीं कर सकता। यानी कि भाई यार सारा काम किया एल ने और क्रेडिट लिया नियर भाई ने। मतलब मुझे बहुत गुस्सा आती है और इसीलिए मैं डेथ नोट को अपना फेवरेट एनिमी अब बताने में कतराता भी हूँ। लेकिन लुसाकी ने यार एंड के एपिसोड में जो मूवमेंट किए थे, मतलब कि जिस तरह से वो लाइट यागामी को मतलब कि उस तरह से मतलब असली फ्रेंड की तरह यार देख रहा था, लेकिन उसी एपिसोड में साला वो यार एल को मार देता है। और यार ये सबसे ज़्यादा सबको सैड करने वाली मूवमेंट में से एक है।
इताची उचिहा द रियल हीरो ऑफ कोनोहा। इताची को भी एक विलेन के तौर पर ही इंट्रोड्यूस करवाया गया था। हारुटो के मरने के बाद इताची हिडन लीफ विलेज में आया था। नारुतो सीरीज में यही इताची का फर्स्ट अपीयरेंस था। अपने एंट्री के साथ ही इताची ने ये सभी को बता दिया कि वो कितना खतरनाक और ताकतवर है। विलेज में सभी को इताची की बैक स्टोरी पता था। इताची एक ऐसा जुल्मी इंसान था कि बस ताकत पाने के लिए अपने पूरे उचिहा क्लैन को ही अपने हाथों मार दिया था। और सास्के उसी इताची का भाई था। सास्के इताची को मार के अपने पूरे क्लैन का रिवेंज लेना चाहता था, पर यह काम उतना आसान नहीं था। तो इताची बहुत ही ज्यादा ओवर पावर कैरेक्टर था और उसको हराना ना के बराबर था। नारुतो के सभी कैरेक्टर्स के साथ साथ सभी ऑडियंस भी इताची को एक बहुत ही बड़ा थ्रेट मानते थे, तो कि सब कुछ पल भर में बर्बाद कर देगा। पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ता गया, हमें इताची के कैरेक्टर में छोटे मोटे चेंजेस देखने को मिला और आखिरकार हमें इताची के बैक स्टोरी जानने को मिला। इताची एक गॉड गिफ्टेड चाइल्ड था, जिसकी वजह से उसकी ताकत और उसका दिमाग दूसरों से ज़्यादा तेज चलता था। जब वो 13 साल का था तभी उसको विलेज के ऑनगोइंग ब्लैक ऑप्स में शामिल कर लिया गया। ये ग्रुप विलेज का सबसे ताकतवर एसोसिएशंस का ग्रुप था। सभी लोग इताची के स्किल से प्रभावित थे। इताची अपने छोटे भाई सास्के को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। इस तरफ उचिहा क्लैन सभी नेशंस के बीच में फिर से सिविल वॉर चालू करना चाहता था, ताकि उचिहा क्लैन सबके ऊपर राज करे। इस जंग से बहुत मासूम लोग मारे जाते, इसलिए जब विलेज के हेड्स को यह पता चला, अब इताची को जिम्मेदारी दिया गया अपने पूरे क्लैन को मार देने की। इताची ने पहले भी जंग लड़ा था और इसलिए उसे पता था कि जंग का परिणाम क्या होता है, इसलिए उसने उस सोल्जर को मान लिया और अपने पूरे क्लैन को अपने ही हाथों से मार दिया। और आखिर में जब वो अपने माता पिता को मारने आया, तब उसका हाथ कांप रहा था और उसके आंख में आंसू था और उसके माता पिता ने अपने बेटी के हाथ की मौत को स्वीकार कर लिया। इताची ने अपने सभी क्लैन के लोगों को मार दिया था, सिवाय सास्के के। वो अपने छोटे भाई को नहीं मार पाया, क्योंकि सास्के ही है जिसको इताची सबसे ज्यादा प्यार करता है। पर सास्के ने इताची को अपने माता पिता की हत्या करते हुए देखा था, इसलिए उसने सोचा कि इताची ने जानबूझ के सभी को मारा है। सच्चाई से अनजान सास्के ने उसी दिन ठान लिया था कि वो ताकतवर बनेगा और वो इताची को मारेगा। इताची चाहता तो उसी दिन सास्के को सच्चाई बता सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने सास्के से सच्चाई छुपा के रखा तो सास्के इताची से हमेशा नफरत करेगा और यही नफरत सास्के को ताकतवर बनने में मदद करेगा। और आखिरकार वो दिन आता है जब इताची और सास्के आखिरी बार आमने सामने हुए और आखिरकार इताची मारा गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि सास्के इताची से ताकतवर था। असल में इताची चाहता था वो सास्के को मार सकता था, पर तब इताची बीमार था और उसकी उम्र हो चुकी थी, इसलिए सास्के इताची से जीत गया। इस कहानी से तो ये पता चलता है कि इताची कभी विलेन था ही नहीं, और अगर कहे कि उसका किस्मत ही ऐसा था कि उसे वो काम करना पड़ा, तो ये बात भी गलत होगा। अगर वो चाहता तो अपने क्लैन से मिलकर दुनिया पे राज कर सकता था और अपने लिए एक शानदार जिंदगी चुन सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने सभी को मारा ताकि शांति आ सके। वो पहले से जानता था कि अगर वो ये काम करेगा तो उसके ही गांव के लोग उससे नफरत करेंगे, साथ ही साथ वो भी नफरत करेगा जिससे इताची सबसे ज्यादा प्यार करता था, यानी कि सास्के। पर ये सब जानने के बाद भी उसने ये रास्ता चुना, क्योंकि उसका मकसद था पीस लाना। इसलिए मुझे नहीं लगता कि नंबर 1 की जगह इताची के अलावा और कोई ले सकता था। एंड यार ये थी हमारी लिस्ट, और यार इसे आप बिल्कुल भी सीरियस मत लीजिएगा। मतलब कि भाई यार, मतलब कि अरविंद स्मिथ को नंबर 1 पे रखना चाहिए था, नॉर्मन को नंबर 5 पे रखना चाहिए था। देखो भाई, ये हमारी लिस्ट है, सेल्फ मेड है, तो यार प्लीज़ इसे सीरियस मत लें। और यार कमेंट में अपनी भी लिस्ट देना जिसने आपको बहुत ज़्यादा ही बच्चों जैसा रुलाया है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि तुम लोगों को वीडियो देखने में मजा आया होगा। अगर सच में मजा आया तो इस वीडियो को लाइक करना और हिंदुस्तानी ओटाकू भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आरा सायोनारा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो में आपको मज़ा आया है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और डैश लाइब्रेरी भाई को चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। उनके इंस्टाग्राम की भी लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और हमें भी आप फॉलो कर सकते हैं हिंदुस्तानी ओटाकू 1 पे। और दोस्तों, अगर आप टेलीग्राम चलाते हो एनिमे देखने के लिए, तो आप मेरे ग्रुप को भी फॉलो कर सकते हो, ओटाकू फैमिली। तो दोस्तों, मैं बहुत बड़ा थैंक्स करना चाहता हूँ डैश लाइब्रेरी भाई को। तो यार लास्ट तक देखने के लिए एक बार फिर से थैंक्स। तब तक के लिए मैं चला दोस्तों दूसरी एनिमे देखने। गुड बाय। जगदम्ब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इचलकरंजी।